पाठ 7 सूर्यास्त झांसी का। 17 जून एक मनहूस दिन था, जब रात को ही सिंधिया की सेना के बहुत से सैनिक भाग गए थे और पेशवा की सेना पर अब कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था। रानी ने सूर्योदय से पूर्व ही स्नान किया, गीता पाठ किया। कदाचित कोई दैवी शक्ति उनसे कह रही थी कि उनके लिए यह आज का अंतिम प्रभात है। रानी ने मर्दानी पोशाक पहनी, गले में मोतियों की माला और पगड़ी पर हीरे का जगमग तुर्रा, लोहे के कुल्ले पर चंदेरी का चर्क बर्ग लाल साफा, लोहे के दस्ताने और भुजबंद। रानी का घोड़ा जब लाया गया तो वह लंगड़ा रहा था। रानी ने कहा, घोड़ा लंगड़ा क्यों रहा है? सरकार, शायद कल घाव खा गया है। तो दूसरा घोड़ा लाओ। कर्नल मुंदर एक घोड़ा ले आई। घोड़ा देखने में पानीदार था। अस्तबल के रखवाले ने कहा, सरकार, सिंधिया सरकार का यह खास घोड़ा है। रानी ने जांच की नजर से देखा, फिर गुल मोहम्मद की ओर देखकर कहा, आज भी मुझे तुम्हारा कल जैसा ही जौहर देखने की आशा है, पर यदि पश्चिम का मोर्चा उखड़ जाए तो दक्षिण चल पड़ना। गुल मोहम्मद ने मुंह फेरकर एक आंसू पोंछा। उसने धीरे से कहा, जो बचेगा वह दक्कन जाएगा सरकार। इसी समय मुंदर ने कहा, सरकार, कुछ खा पी लें। दामोदर को अच्छी तरह खिला पिला दो, पीठ पर पानी का इंतजाम रखना, मैं केवल शरबत पीऊंगी। थोड़ी ही देर बाद, क्या सब खा पी चुके? जी हाँ सरकार। उसी समय दामोदर गोद लिया हुआ पुत्र आ गया। रानी ने उसे प्यार किया, कुछ खिलाया पिलाया। सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा कलेवा जेबों में रख लिया, पीठ पर पानी का शरबत कस लिया। रानी ने शरबत पिया। रानी ने हंसकर कहा, मुंदर, मेरे निकट ही रहना, और रघुनाथ सिंह, आप भी मौका टेढ़ा आए तो दामोदर की रक्षा करना। दोनों ने आंखें नीची कर ली। बात मुंह से न फूटी। अंग्रेजी सेना के बिगुल दूर से सुनाई दिए। सेना कूच कर रही थी। तोप का धड़ाका हुआ। रानी ने रामचंद्र राव को हुक्म दिया, आज तुम दामोदर को पीठ पर बांधो। यदि मैं मारी जाऊं तो इसे दक्षिण पहुंचा देना, और तुम रघुनाथ सिंह ध्यान रखना, मैं मारी जाऊं तो शत्रु मेरे शरीर को छूने ना पाए। लाओ घोड़ा। घोड़ा आया। तोपों के धड़ाके निरंतर हो रहे थे। रानी ने मुस्कुरा कर कहा, ये तात्या की तोपें हैं। घोड़े पर सवार होकर रानी ने कहा, यह घोड़ा तो अस्तबल को प्यार करने वाला है, पर खैर, आज इसी से काम निकालूंगी। सब सरदार घोड़ों पर जम गए और सब ने रणस्थली के लिए प्रस्थान किया। अब सूर्योदय हुआ। रानी ने घोड़े को एड़ लगाई। वह हिचका और तेज हो गया। रानी का मन घोड़े की ओर से शंका से भर गया। अंग्रेजों ने आज बड़े यत्न से व्यूह रचा था। कल के युद्ध से अंग्रेज चिंतित थे। उन्होंने अपनी पैदल पलटनें बीहड़ों में छिपा दी थी तथा हुजरा सवार चारों ओर से टुकड़ियों में बंटकर आक्रमण कर रहे थे। रण क्षेत्र मीलों तक फैला हुआ था। तोपें पीठ पर सन्नद्ध थीं। रानी के दल के नजर आते ही हुजरा दल ने चारों ओर से बंदूकों से गोलियों की बाढ़ दागी, जिसका जवाब इधर से भी दिया गया। रानी ने दुधर्ष आक्रमण करके हुजरा सवारों को पीछे धकेल दिया। अंग्रेज अफसर रानी का रण कौशल देखकर थर्रा उठे। तोपें रानी की पीठ पर गरज रही थीं और रानी गोले के धुएं में आगे बढ़ रही थी। हुजरा सवार पटापट मर रहे थे। रानी का लाल कुर्ती दल अब तलवारें सूतकर उन पर पिल पड़ा। इसी समय रानी को सूचना मिली कि पेशवा की बहुत सी सेना भागकर ग्वालियर की सेना से जा मिली और राव साहब के 2 मोर्चे छिन गए हैं। अंग्रेज उनमें घुस रहे हैं। रानी ने उलटकर अपने पीछे आती हुई पलटन पर नजर डाली। इसी समय उसने देखा, उसके पृष्ठभाग का तोपखाना चुप हो गया। रानी ने एक गहरी सांस ली और दांतों से होंठ काटकर उलट पड़ी। उसने तोपखाने को संभाला जो अंग्रेजों के हाथ में जाने ही वाला था। यहाँ रानी का ब्रिगेडियर स्मिथ के सवारों से भीषण संग्राम हुआ।
संगीनों की मार भी होने लगी। अंग्रेजों की संगीनें और तोपें अब पेशवा की भागती हुई सेना का चारों ओर से घेरा कर रही थीं और अंग्रेजी सेना बाढ़ की नदी की भांति उमड़ी चली आ रही थी। इस समय रानी की रक्षा के लिए लाल कुर्ती दल ने अभूतपूर्व शौर्य प्रकट किया। बड़ी ही कठिन मार के बीच रानी अपने मोर्चे पर मुड़ी। भागती हुई पैदल पलटन और रानी के बीच में हजारों हुजरा सवार फैले हुए थे, पर रानी के लाल कुर्ती दल ने न संगीनों की और न ही गोला गोली की आन मारी। वह रानी को चारों ओर से बचाकर शत्रु दल को चीरता चला गया। इस समय रानी दांतों से रास पकड़े दोनों हाथों से तलवार चला रही थी। तुहरी मार में जो आता वहीं ढेर हो जाता था। आज रानी के विक्रम को देखकर अंग्रेज आश्चर्यचकित हो रहे थे। रानी आगे की राह बनाती हुई दक्षिण पश्चिम की दिशा में सोन रेखा नाले की ओर बढ़ रही थी। सामने गंगा दास की कुटी थी और कुटी के पीछे कुछ अंतर पर पेशवा सेना का मोर्चा। चारों ओर अंग्रेज हुजरा सवार इस छोटे से दल को फांसते चले आ रहे थे। रानी के अगल बगल कर्नल मुंदर, रघुनाथ सिंह, रामचंद्र देशमुख, पीछे गुल मोहम्मद और केवल 20-25 लाल सवार। घेरा सिमटते सिमटते कम होता जा रहा था, लेकिन रानी की दोहत्थी तलवार आगे का रास्ता साफ करती जा रही थी। पीछे के सवार क्षण क्षण कम होते जा रहे थे। इसी समय तात्या ने रुहेली और अवधी सेना को लेकर अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया। अंग्रेज अब तात्या की ओर मुड़े। रानी के घेरे में बहुत कम अंग्रेज रह गए। सूर्यास्त हो ही रहा था कि लाल कुर्ती का अंतिम सवार गिरा। रानी के पास अब केवल 4 सरदार और 1 तलवार रह गई। पीछे तलवार लिए घुड़सवार सेना आक्रमण करती आ रही थी। आगे संगीनधारी गोरे राह रोक रहे थे। रानी ने एक बार पीछे नजर डाली। रामचंद्र राव की पीठ पर बालक दामोदर था। उसकी रक्षा के विचार से वे केवल बचाव कर रहे थे। रघुनाथ और गुल मोहम्मद दोनों बाजू के अंग्रेजों को काट रहे थे। बड़ी ही कठिन घड़ी आ लगी थी। रानी ने मुंदेर को संकेत से कहा कि वह रामचंद्र राव की पीठ पीछे रहे। रानी दोनों हाथों की तलवारों से संगीन सरदारों की काट करती हुई आगे बढ़ी। एक हूल उसके सीने के नीचे पड़ी। रानी ने तत्क्षण उस संगीन धारी के 2 टुकड़े कर दिए। रानी को जख्म काफी लगा, पर आते बच गए। जख्म से खून बहने लगा, लेकिन रानी आगे निकल गई। उसके साथ ही दाएं बाएं बढ़ रहे थे। अब केवल 8-10 गोरे उनके पछिया रहे थे। रघुनाथ सिंह पास आए। रानी ने तलवार संभालते हुए कहा, गोरे मेरी देह को हाथ न लगाने पाए। सुनकर गुल मोहम्मद भी पास आ गया। उसी समय एक अंग्रेज ने पिस्तौल दागी। गोली मुंदर के सीने में लगी और वो घोड़े पर लटक गई। रानी ने मुड़कर देखा और कहा, रघुनाथ सिंह संभालो। उन्होंने घोड़े की रास मोड़ी। पिस्तौल वाला अंग्रेज काट डाला गया और भी कई अंग्रेज कटे। रघुनाथ सिंह घोड़े से कूद पड़े। फुर्ती से साफा फाड़कर मुंदर को पीठ पर कसा और घोड़े पर सवार हो आगे बढ़े। अब नाला सामने था। रानी ने घोड़ा नाले की ओर बढ़ाया। रामचंद्र राव भी बढ़े। अंग्रेज सवार 4-5 थे। उन्हें गुल मोहम्मद अटका रहा था। रानी ने नाले पर आकर घोड़े को एड़ दी, पर घोड़ा अड़ गया। रानी ने पुचकारा, थपथपाया, पर सब व्यर्थ। अंग्रेज सवार सिर पर आ गए। एक ने पिस्तौल दागी। गोली रानी की जांघ में लगी। उस अंग्रेज सवार ने उनके गले में मोतियों की माला देख उन्हें कोई बड़ा सरदार समझा था। रानी ने बाएं हाथ की तलवार फेंक घोड़े की अयाल पकड़ी और दूसरी जांघ का सहारा ले आसन बांधा। इतने में वह अंग्रेज पास आ गया। रानी ने एक ही वार से उसे 2 टूक कर दिया, परंतु उसी समय 2 और सवार निकल आए। रानी ने फिर घोड़े को एड़ लगाई, पर घोड़ा अड़ा रहा। वो 2 पैर पर खड़ा हो गया। रानी को पीछे हटना पड़ा। उनकी एक जांघ काम नहीं दे रही थी। पेट और जांघ से खून की धारा बह रही थी। गुल मोहम्मद अंग्रेज सवार की ओर लपका, पर उसके पहुंचने से पहले ही उसका एक करारा वार रानी के सिर पर पड़ा। सिर का वह हिस्सा कट गया और रानी की दाहिनी आंख बाहर निकल आई, परंतु इतने पर भी उन्होंने घातक वार करके उसका कंधा उड़ा दिया। उसी समय गुल मोहम्मद ने पहुंचकर उसके 2 टूक कर दिए। अब 3 अंग्रेज थे।
गुल मोहम्मद ने एक को खत्म किया, दूसरे के घोड़े को जख्मी किया, तीसरा भाग खड़ा हुआ। गुल मोहम्मद फिरा। देशमुख घोड़े से गिरती हुई रानी को संभाल रहे थे। दिन भर के थके मांदे भूखे प्यासे गुल मोहम्मद ने दाढ़ी नोच ली। उसके मुख से निकला, या परवरदिगार। उसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू निकल आए। वह तलवार फेंककर वहीं भूमि पर बैठ गया। रघुनाथ और देशमुख ने रानी को घोड़े से उतारा। रामचंद्र राव ने कहा, चलो बाबा गंगादास की कुटिया पर। सूर्य अब छिप गया। बालक दामोदर रोने लगा। रामचंद्र राव ने ढांढस दिया। गुल मोहम्मद ने कहा, कुंवर साहब हिम्मत रखिए, अब भी अंग्रेज घूम रहे हैं, उनके हाथ रानी का शरीर नहीं पड़ना चाहिए। सब द्रुत गति से बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचे। कुटिया में पहुंचकर रामचंद्र राव ने अपनी वर्दी उतारकर रानी को लिटाया। साफे के टुकड़े से सिर के घाव को बांधा। रघुनाथ राव ने अपनी वर्दी पर मुंदर का शव रखा। बाबा गंगादास ने कहा, सीता और सावित्री आ पहुंची। रानी ने पानी के लिए मुंह खोला। बाबा गंगादास ने जल मुंह में डाला। रानी के मुंह से ओम निकला और उनके प्राण बखेरू उड़ गए। अब और कुछ नहीं हो सकता था। उन्होंने मिलकर दोनों शवों को कुटिया में रखा और बाबा गंगादास ने कुटिया में आग लगा दी। अंधेरी रात में वह असाधारण चिता धू धू जलने लगी। रामचंद्र राव ने कहा, झांसी का सूर्य अस्त हो गया। बालक दामोदर सिसक सिसक कर रो रहा था। गंगादास ने कहा, सूर्योदय